आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कठुआ के बनी में एक अवामी इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जब मैं बनी पहुंचा तो मुझे लगा कि नए जम्मू कश्मीर में एक नई बनी नजर आएगी, लेकिन यहां पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि नए जम्मू कश्मीर का नारा सिर्फ दिल्ली तक ही महदूद है। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि हमारे दौरे इख्तिदार में बनी में दहशतगर्दी थी या नहीं, और आज बनी से किश्तवाड़ तक, किश्तवाड़ से लेकर डोडा, रियासी, राजौरी और पुंछ तक दहशतगर्दी फैली हुई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को बंदूकों और डर से आजाद कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी सूरत हाल इसके बरक्स है। अखबार खोलिए, चैनल खोलिए, बनी से लेके किश्तवाड़, किश्तवाड़ से डोडा, डोडा से रियासी, रियासी से राजौरी, राजौरी से पुंछ, कोई ऐसा इलाका दिखाइए मुझे जहां पे आपको मिलिटेंट के हमलों का ये जो है खबर नहीं पहुंचती। कठुआ बॉर्डर के नजदीक मौके मौके पे फौज के खिलाफ हमले। हमारे दौर में तो ये वक्त था नहीं। इन लोगों ने बड़े दावे किए, कहा कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को अब बंदूक और डर से पूरा आजाद किया हुआ है, मुक्त किया हुआ है। लेकिन जब हम असलियत पे आते हैं तो वो इलाके जिनको हमने मिलिटेंसी से आजाद किया था, वहां आज दोबारा बंदूक का डर है। जिन इलाकों में विलेज डिफेंस कमेटी का नामो निशान तक हट गया था, वहां लोग कहते हैं अब हमें बंदूकें दे दीजिए, हम अपनी रखवाली करेंगे, हम अपनी रक्षा करेंगे। जिन इलाकों को हमने कहा था कि अब यहां फौज की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वहां पे हमने फौज की जो है नंबर कम किए थे। आज ट्रकों में भर भर के वहां फौज के कैंप जो है लगाए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है उन्होंने लापरवाही की, उन्होंने इन इलाकों की तरफ तवज्जो नहीं दी। और आज मरकजी हुकूमत वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल आज लोकसभा में पेश करेगी। इस पर लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बहस हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान ने मरकजी हुकूमत की तरफ से लाए जाने वाले वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मियां अल्ताफ ने कहा कि इस बिल को जल्दबाजी में पास नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की सिफारिश की। मियां अल्ताफ ने कहा कि मुल्क में ऐसे बिलों से इंतशार पैदा होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के बिल पेश करके मुसलमानों में खदशात को जन्म दिया जा रहा है और इस तरह के इकदाम से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है। इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड doesn't fall within the purview of Article 25 and 26 of the Constitution of India. दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। और सर, संविधान के कंकरेंस लिस्ट एंट्री नंबर 10 और 28 में आज के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो एंट्री 10 और एंट्री 28 में ये कंकरेंस लिस्ट में है। इसलिए ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है, इस सदन में ये बिल पेश करने का। अध्यक्ष महोदय जी, जैसे मैंने कहा है, सबका
सबका पॉइंट्स को मैंने नोट भी किया, बहुत अच्छी तरह से सबका कंसर्न को भी हमने नोट किया है। मैं बारी बारी से कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो सर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया गया है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर के उससे पहले का लंबा इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले ये एक्ट लाया गया है। 1954 में सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद कई अमेंडमेंट हुए सर। काफी अमेंडमेंट होने के बाद मैं पूरा इतिहास में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में, वो वक्फ एक्ट 1995, जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्त का पर्पस, इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहां सदन में आना पड़ रहा है। ये बिल जो यहाँ पे लाई जा रही है और जिसको पास करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में पूरे मुल्क में जो भी सेकुलर लोग हैं उनको खदशात हैं। ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको खदशात हैं। ये बात इस हाउस को सबसे, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान को अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो अपने सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है, वो अपनी जमहूरियत के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद अदलिया के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद मीडिया के लिए जाना जाता है। आप इस तरह की बिलें लाके इस मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं। मेहरबानी करके इससे मुसलमानों के खदशात बढ़ रहे हैं। ऐसी चीजें मत कीजिए, इस मुल्क को मुतहद रखिए, तब ये मुल्क तरक्की। उधर बीजेपी के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग का कहना है कि वक्फ बोर्ड और दीगर बिलों से अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो मुस्लिम तबका है, और ये बदकिस्मती है कि इन जमातों ने इस बिल को नहीं पढ़ा और कुछ जाने बगैर इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इनके गलत इरादे जाहिर हो रहे हैं। उन्होंने पढ़ा है नहीं, सबसे ज्यादा उसके लिए अगर कोई आज दुखी है इन बिलों से, इन सुधारों की मांग कहीं हो रही है तो मुस्लिम समाज में हो रही है। मुस्लिम समाज चाहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन कानूनों के कारण कोई पिस रहा है तो वो मुस्लिम समाज पिस रहा है। अगर उसके लिए सुधार आ रहा है तो ये तथाकथित ठेकेदार उसका विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में एक साथ इंतखाबात हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सितंबर अक्टूबर में इंतखाबात हो सकते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में अक्टूबर में वोटिंग हो सकती है। ताहम झारखंड में अलग अलग इंतखाबात होने का इम्कान है। इस मामले पर हतमी फैसला 20 अगस्त तक किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बाद इलेक्शन कमीशन हरियाणा और महाराष्ट्र का भी दौरा करेगा। साहब ये बताइए, अभी आपकी डेलीगेशन गई थी, मीटिंग हुई, वहां पे कोई पर्टिकुलर मुद्दे जिन पे डिस्कशन हुआ और कुछ डेट्स वेट्स की बात हुई है अभी तक? बेसिकली तो हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मांगे, जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया है हमें कि वी विल ट्राई एंड मेक इट एज फेयर एज पॉसिबल, और लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। और हमने उनको कहा है कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शन कीजिए, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि फैसला जल्दी होगा, और उम्मीद रखिए कि अच्छा ही होगा। अच्छा, ये बताएं कि आने वाले इलेक्शंस में पूरी सीट्स पे लड़ेंगे आप, क्योंकि कल हमारी डॉक्टर साहब से भी बात हुई थी, वो भी कह रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस है इस वक्त, इंडिया ब्लॉक है, उसमें हम शायद कांग्रेस के इस पे बैठ के अभी हमारी मीटिंग होगी, वर्किंग कमेटी मीटिंग भी होगी, और फिर लीडरशिप जो फैसला करेगी वो आप सबको मालूम पड़ेगा। कि यहाँ असेंबली इलेक्शन करें
यहाँ लोगों को अपनी सरकार मिले। हम कितनी दफा इलेक्शन कमीशन के पास आए हैं, इलेक्शन कमीशन यहाँ आए, हर दफा हमने इनको कहा कि अब हद हो गई। 10 साल से यहाँ असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए हैं, 2018 से हमें यहाँ अपनी सरकार नहीं बनाने का मौका मिला। अब वो आप जो है कोई वजह नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हुए, उसके बाद कोई वजह नहीं है कि असेंबली के इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। और हमें उम्मीद है कि इस दफा इलेक्शन कमीशन का जो एटीट्यूड लगा और उन्होंने जो हमें एश्योरेंस दिए, तो असेंबली इलेक्शन हमें जल्दी तो खबरें और भी, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल आज करेगा जम्मू कश्मीर का दौरा, कई सियासी दलों से करेगा मुलाकात, जम्मू कश्मीर के हालात की करेगा समीक्षा। वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी में केंद्र सरकार, लोकसभा में पेश होगा बिल, कांग्रेस ने की बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग। शोपियां के अदीजान और आसपास के गांवों में भीषण ओलावृष्टि, तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि से बागवानी को पहुंचा भारी नुकसान। सितंबर से नवंबर के बीच हो सकते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जल्दी ही असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। इलेक्शन कमीशन की टीम ने सियासी जमातों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का भी जायजा ले रहा है। अभी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डेलीगेशन से एसकेसी से मिलकर बाहर आई हैं और सबका यूनानिमसली यही कहना है कि इलेक्शंस जो है जो पिछले 6.5 साल से कश्मीर में नहीं हो रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यहाँ के लोगों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कल जम्मू जाएंगे और वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगर हम बात करें तो तमाम नजरें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गड़ी होंगी और न सिर्फ यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज की, बल्कि जो यहाँ के पॉपुलेशन है, जो यहाँ का पॉपुलेशन है, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करेंगे और कहीं ना कहीं इसी उम्मीद के साथ कि ये 6.5 साल से जिस असेंबली इलेक्शन से यहाँ के लोगों को वंचित किया जाएगा, अब इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो हिस्सा ले पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील। उधर कांग्रेस लीडर रविंदर शर्मा का कहना है कि हमने इलेक्शन कमीशन से वफ्द से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वादी में तरजीही बुनियादों पर इंतखाबात कराने की बात रखी। उन्होंने कहा कि हमने उम्मीदवारों को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने की बात कही है। रविंदर शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के बारे में हाईकमान से बात करेंगे और इसी के मुताबिक फैसला करेंगे। अभी आपकी मीटिंग हुई, डेलीगेट से मिले, आप क्या कहना था आपकी जो रिप्रेजेंटेशन गई थी? देखिए, हमने कहा दिया कि हम 30 सितंबर से पहले चुनाव चाहते हैं और तैयार हैं, और दूसरा कह दिया कि हालात जो खराब हुए हैं उसमें सिक्योरिटी वोटर्स की, वर्कर्स की और लीडरों की निश्चित की जाए, क्योंकि ओपोजिशन लीडर्स के साथ सिक्योरिटी में यहाँ इंसाफ नहीं है। सीनियर लीडर्स को सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं देते, वो बात हमने उनके नोटिस में लाई। और भी सुझाव के जो नोमैडिक कम्युनिटी इस वक्त पहाड़ों पे है, उनको वोटिंग राइट इंश्योर करिए, और तमाम पोलिंग स्टेशन और लोगों को दूर पोलिंग स्टेशन पे चलना पड़ता है, वो सुझाव अपने इलेक्शन कमीशन को बता दिए। उन्होंने सुना, पेशेंटली सुना, और हमें लगता है कि चुनाव होने चाहिए और होंगे। और एक आखिरी सवाल ये बताइए कि आप अलायंस में लड़ेंगे यहाँ इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ? देखिए, ये सवाल तो फैसला होगा, अभी हमारी मीटिंग भी है दिल्ली में, इन पे चर्चा चलती रहेगी। तो वहीं बीजेपी लीडर आरएस पठानिया ने कहा कि पार्टी के लीडर ने इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि यह इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है और वो बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कमीशन के नुमाइंदों से कहा कि इंतखाबात 30 सितंबर से पहले मुकम्मल कराए जाएं। इत्तेहाद के बारे में पठानिया ने कहा कि हाईकमान फैसला करेगी कि हम इत्तेहाद में आएंगे या अकेले लड़ेंगे, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है बीजेपी अकेले ही इलेक्शन लड़ेगी। आप बताएं कि आज आप मिले अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, सबसे बड़ा सवाल यहाँ इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? देखें, इलेक्शन करना या ना करना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, ये उनका एक डोमेन है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, हर जगह डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का एक बेसिक है। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी जल्द विधानसभा चुनावों की हितैषी है। आज भी इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि जैसा कि सरकार ने अप्राइज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और कि
वर्ष 2024 में चुनाव होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी उसी तैयारियों में लगा है। हमने कहा कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कंक्लूड किए जाएं, नॉट प्रोसेस शुरू की जाए, 30 सितंबर से पहले कंक्लूड किया जाए। एंड आई एम होपफुल एक्टिंग अपॉन दैट जजमेंट ऑल्सो, ये चुनाव 30 सितंबर की ही टाइमलाइन में कंक्लूड होंगे। वन लास्ट क्वेश्चन, बीजेपी जो है वो तमाम सीट्स पे लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, ये एक एप्रोप्रिएट लेवल पे जिसे कहते हैं दिल्ली में देखा जाएगा। लेकिन मैं एक जिसे कहते हैं पार्टी की तरफ से औपचारिक नहीं प्रवक्ता, औपचारिक तो लेकिन अनौपचारिक आपको बता दूं, जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शामी ओबराय ने कहा कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वफ्द ने हमें यकीन दिलाया है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इंतखाबात जल्द होंगे। हम कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं और हम फैसला करेंगे कि इलेक्शन अकेले लड़ना है या कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करना है। एक ही है कि यहाँ असेंबली इलेक्शन करें, यहाँ लोगों को अपनी सरकार मिले। हम कितनी दफा इलेक्शन कमीशन के पास आए हैं, इलेक्शन कमीशन यहाँ आए, हर दफा हमने इनको कहा कि अब हद हो गई। 10 साल से यहाँ असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए हैं, 2018 से हमें यहाँ अपनी सरकार नहीं बनाने का मौका मिला। अब वो आप जो है कोई वजह नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हुए, उसके बाद कोई वजह नहीं है कि असेंबली के इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। और हमें उम्मीद है कि इस दफा इलेक्शन कमीशन का जो एटीट्यूड लगा और उन्होंने जो हमें एश्योरेंस दिए, तो असेंबली इलेक्शन हमें जल्दी जो है इस रियासत में मिलेंगे। सर, उनकी तरफ से कैसा रेस्पॉन्ड रहा? मैंने कहा बड़ा पॉजिटिव था। उन्होंने ये कहा कि हम पहले भी आए हैं, लेकिन कुछ उनको थी जो उन्होंने कहा कमियां थी जो उन्होंने पूरी कर ली हैं। तो मुझे लगता है कि उनका जो आज हमें एटीट्यूड लगा, तो शायद बहुत जल्द हमें इलेक्शन की अनाउंसमेंट यहाँ सुनने में। लास्ट टाइम जब इलेक्शन रैलीज करते थे तो लीडर्स को देवर स्टॉप फ्रॉम। हमने इनसे वो बात की कि एक तो हमको परमिशन नहीं मिलता है टाइम पे, और अगर परमिशन में मिलता है तो वो उसको आर्बिट्रली विड्रॉ किया जाता है। कहीं कहीं हमको जो रैली करते करते रोका जाता है। जैसे हमने देखा कि एक दफा उमर साहब को 20 मिनट पहले ही बोला कि आप तकरीर बंद कर दो। यहाँ हमारे सोपोर और बारामूला जिले में कहीं जगह थे तो उन्होंने 2 दिन पहले उसका परमिशन विड्रॉ किया था। इस दफा उन्होंने ये श्योर किया है कि आप ऑनलाइन वो डाल दीजिए, हम इंश्योर करेंगे कि आपको परमिशन वक्त पे मिले और आपको सिक्योरिटी के हवाले से कोई दिक्कत ना आए। कहा था कि वी आर प्लानिंग टू फाइट सोलो दिस टाइम, सो आर वी नॉट गोइंग टू सी इंडिया अलायंस? लेट अस सी, आई मीन इलेक्शन अनाउंस हो तो फाइनल डिसीजन जो होगा वो लीडरशिप करेगी। डॉक्टर साहब का, उमर साहब का जो फैसला होगा वो। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा खुर्शीद आलम ने इलेक्शन कमीशन के वफ्द से मुलाकात के बाद कहा कि हम मुलाकात से बहुत मुतमईन हैं, लेकिन हम सिर्फ मुलाकातें नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि हम अब असेंबली इंतखाबात के नोटिफिकेशन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वफ्द की जानिब से हमें यकीन दहानी कराई गई है कि इंतखाबात जल्द होंगे। बात हुई आपकी? Very satisfied. I am satisfied with the election. I will get satisfied with the notification. I have told the commission, I have submitted the commission. The only thing is that all we demand is not meetings. We demand election. We demand notification. And I hope, मैंने उनको कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी रियासती असेंबली से। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह का कहना है कि पिछली बार जब पीएम आए थे तो कहा था कि यहां के लोगों को उनकी हुकूमत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे और हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी जमातें इलेक्शन को लेकर आवाम को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कमीशन ने अफसरान के तबादलों के अहकामात भिजवा दिए हैं, जल्दी ही जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत बनेगी। जब प्रधानमंत्री कश्मीर में आए लास्ट जो 21 जून को, तो उन्होंने साफ कहा था कि जम्मू कश्मीर के में इलेक्शन होने जा रहे हैं, असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार में मिलेगी। उसके बावजूद जो विपक्षी दल है कई प्रकार के अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई है, गृह मंत्री जी ने अपने जो है पार्लियामेंट में कहा था, उसी के जो है मद्देनजर जो है इलेक्शन कमीशन आया है और 2-3 दिन के दौरे के बाद वो अपना जो है आगे कार्यक्रम अनाउंस करेगा और जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी असेंबली मिलेगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी न खोल सकी है।
उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला इलेक्शन हार गए हैं। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती इलेक्शन हार गई हैं। तरुण चुग ने कहा कि इन लीडरान को अब शिकस्त का खौफ है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद आज जम्मू कश्मीर तरक्की चाहता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इन तीनों खानदानों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनाव में गांधी नेहरू परिवार की कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। एनसी के युवराज उमर अब्दुल्ला चुनाव हार गए। मुफ्ती परिवार की पीडीपी की युवरानी बहन महबूबा भी चुनाव हार गई। जनता सिरे से इन्हें नकार रही है और 370-35 की गुलामी से मुक्ति के बाद जनता विकास, विश्वास और नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जिन्होंने वहां पर टेररिज्म कैपिटल के टैग को आज टूरिज्म कैपिटल बना दिया। आज जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बन गया है। जनता के इस रुझान को देखते हुए इन पार्टियों में डर पैदा हो गया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि लोग बरसों से चुनाव के मुंतजिर हैं। सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा और वो जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान करेगा। इन ख्यालात के साथ आज बांडीपुरा के मलनगाम इलाके में हजरत ननगा बाजी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह पर हाजिर देने के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। तो एक ही है, इलेक्शन करिए। लोग 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, वो अपने नुमाइंदे चुनने के लिए उनकी कोशिश यही है 10 साल से कोई उनके नुमाइंदे चुने जाएं। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगा। कटरा नगर में कल 21 साला नौजवान की पुलिस हिरासत में मुश्तबा हालात में मौत हो गई, जिसके बाद अहले खाना को अस्पताल बुलाया गया और लाश की शिनाख्त के लिए कहा गया। इसके बाद मुतवफ़ी नौजवान के अहले खाना एहतजाज कर रहे हैं और इंसाफ की अपील कर रहे हैं। एहतियाजों ने SHO कटरा मुर्दाबाद के नारे लगाए। कटरा में पुलिस के खिलाफ मुसलसल मुजाहरे जारी हैं। अहले खाना का इल्जाम है कि पुलिस ने उन्हें ये नहीं बताया कि नौजवान को क्यों हिरासत में लिया गया, जिसकी वजह से नौजवान की पुलिस हिरासत में मौत हुई। लवाहिकीन ने जम्मू कटरा में रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। महकमे जियोलॉजी माइनिंग ने सब ऑफिस खरी उपामपुर में स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस दौरान सफाई प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। इस मुहिम के तहत सब ऑफिस के इर्द गिर्द शजरकारी की गई और सफाई मुहिम भी चलाई गई। जियोलॉजी माइनिंग अफसर पुलवामा मोहम्मद मंजूर ने कहा कि इस तरह के इक़दाम बहुत ज़रूरी है और एक पेड़ शहीदों के नाम पर प्रोग्राम के तहत शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश करना भी इस प्रोग्राम का मकसद है। सब ऑफिस क्रू, ये हमारा एक सब ऑफिस है। यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहे हैं स्वच्छता पखवाड़ा, जो कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक है, उसमें डिफरेंट सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। मेन इसका मकसद है अवेयरनेस प्रोग्राम्स रिगार्डिंग क्लीनलीनेस। हमारा जो आसपास जो एरिया है वो साफ़ सुथरा रखना है। तो एक इसके जो बिल्कुल इसका जो एम है वो यही है कि लोगों में अवेयरनेस पहुंचाना कि अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है वो साफ़ रखना है। इसी सिलसिले में हमने यहाँ पे सब ऑफिस क्रू में भी एक क्लीनलीनेस ड्राइव की और यहाँ पे ये फोकस किया और यहाँ पे ये इंसिस्ट इनको किया कि ये पूरा जो सराउंडिंग्स है साफ़ रहनी चाहिए। इसमें एक कंपोनेंट है एक पेड़ शहीदों के नाम, जिसका मकसद है बिल्कुल एफॉरेस्टेशन का। यहाँ भी हमने प्लांटेशन ड्राइव की है ताकि जो हमारा वेजिटेटिव कवर है या जो ग्रीन कवर जिसको बोलते हैं वो इंक्रीज़ हो जाए और जैसे क्लाइमेटिक इम्बैलेंस। जिला तरक्याती काउंसिल के रुकन प्रोफेसर गारू राम भगत ने आरएसपुरा कस्बे में वाक़ महात्मा गांधी पार्क के तज़ीन और आराइश के तामीराती काम का आगाज़ किया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर चौधरी श्यामलाल और साबिक़ सिटी सदर सतपाल पप्पी के हमरा साबिक़ काउंसलर और बड़ी तादाद में मकामी लोग इनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी लीडर और जिला तरक्याती काउंसिल के रुकन ने कहा कि कस्बे में महात्मा गांधी पार्क की तज़ीन और आराइश के काम पर तकरीबन 80 लाख रुपये खर्च होंगे। पार्क की बाउंड्री वॉल को बेहतर अंदाज में बनाया जाएगा और इसके अलावा पार्क को बेहतरीन अंदाज में तैयार किया जाएगा। यहाँ महात्मा गांधी पार्क आरएसपुरा में
काम शुरू किया गया है और इसकी जो पार्क की डेवलपमेंट है वो अपग्रेडेशन ऑफ ये महात्मा गांधी पार्क है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर की तरफ से ये काम करवाया जा रहा है और हमारे R&B जो डिपार्टमेंट है इस काम को करवाएगा। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक मुख्य पार्क है हमारे आरसपुरा टाउन की और यहाँ काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ सैर करने आते हैं और भी जितने भी योगा क्लासेस भी यहाँ लगती हैं, हर किस्म का यहाँ पार्क को यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी थोड़ी बैड कंडीशन होने की वजह से इसको दोबारा से डेवलप किया जा रहा है इस पार्क को, ताकि इस पार्क का जो है वो सभी इस्तेमाल कर सकें। और इसमें तकरीबन कोई 80 लाख रुपए की लागत से यहाँ काम होंगे, जिसमें बाउंड्री वॉल है पूरी 4 दीवारी इसको दोबारा से बनाई जाएगी, व्यू पॉइंट है जहाँ जो माली हट है उसे बनाया जाएगा और भी जितने भी यहाँ पेड़ पौधे हैं उनको लगा के उनकी पूरी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ वो बनाए जाएंगे, प्रोटेक्शन वॉल्स भी बनाई जाएंगी। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम था। ये पूरे आरसपुरा की एक मैं समझता हूँ ये गांधी पार्क जो है ये एक बहुत ही मुख्य ये काम है हमारे आरसपुरा टाउन। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल